तो हेलो एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक CBAM। ओके। ये आज के द हिंदू के एडिटोरियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये GS3 एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये इंटरलिंकिंग की गई है यहाँ पे टॉपिक की। और इस तरह के सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जहाँ पे आपको दो तीन टॉपिक्स जो है आपस में लिंक कर दिए जाते हैं। इकोनॉमी को लिंक कर देंगे, है ना, पॉलिटी से लिंक कर देंगे, एनवायरनमेंट से लिंक कर देंगे, किसी किसी तरह से लिंकेज जो है वो बना के आपसे पूछे जाते हैं, जो कि एनालिटिकल अप्रोच को टेस्ट करने के लिए होते हैं कि आप कितना ज्यादा एनालिसिस पॉलिसीज का कर सकते हैं या इन चीजों का कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन एंड डिस्कस द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ओके। सो ये न्यूज में क्यों है और इसका क्या उपयोग है और ये कहाँ पे ये वर्क कर रही है, इस तरह की मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म की क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो सारी चीजें क्या है हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि इसको लाने का रीजन क्या है, और उस रीजन को हमें समझने के लिए हमें समझना होगा एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को। तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक पॉलिसी है बेसिकली, जो कि यूरोपियन यूनियन ने 2005 में लॉन्च की थी। ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की एक पॉलिसी थी। इसमें क्या किया गया था कि परमिट्स दिए जाते थे कंपनी को, ठीक है, जैसे A, B, C, कुछ कंपनीज है ना, D, ये सब कंपनीज को जितना वो एमिशन करना चाहते हैं उस हिसाब से इनको क्या दिया जाता था, परमिशन दिया जाता था कि आपको इतना एमिशन करने की परमिशन है। सपोज आपको जो है 100 यूनिट्स एमिशन करने की परमिशन है, आपको सपोज करो 150 है। सपोज इनको मतलब एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, है ना, सिंपल एग्जांपल है, 200 यूनिट्स करने की है और इनको सिर्फ 50 यूनिट्स करने का क्या है, परमिशन है। तो इन्हें क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। लाइसेंस लेके और फिर ये इतना एमिशन करने का इनको परमिशन मिल जाता है। तो अब सपोज करो कि इसने ज्यादा एमिशन किया, है ना, 120 कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये इनसे चेक करेगा कि भाई आपने कितना किया है। सपोज इसने अपना पूरा 150 ही एग्जैक्ट किया है। सपोज इसने क्या किया, 200 परमिशन थी लेकिन 150 ही इसने एमिट किया, तो इसके पास 50 स्पेयर यूनिट्स हैं, तो ये इसको सेल कर देगा, है ना, कि इसके पास 20 एक्स्ट्रा हो गए ना। तो ये क्या करेगा कि मुझे, मैंने 120 जो यूनिट्स हैं वो खर्च कर दी हैं, लेकिन आप मुझे क्या करो कि जो ये 20 यूनिट जो आपके, ये 50 यूनिट जो आपके पास एक्स्ट्रा है, उसमें से मुझे 20 यूनिट का क्या कर दो, लाइसेंस आप मुझे दे दो और मैं आपको इसके बदले में पैसा दे दूंगा। यानी इसने पॉल्यूशन कम किया तो इसको क्या हुआ, फायदा हुआ ना। 50 यूनिट इसने क्या किया, पॉल्यूशन कम किया, तो उसको सिर्फ फायदा हुआ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। यानी कोई उसको फायदा हो, है ना, किसी चीज को करने से उसको फायदा हो, उसे हम बोलते हैं इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच। तो बेसिकली ये इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच के कारण पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये भी कम पॉल्यूशन करने की कोशिश करेगा, ये भी करेगा कि भाई अगली बार मुझे क्या हो, ये 20 यूनिट एक्स्ट्रा इससे ना खरीदनी पड़े, तो मेरा पैसा जो लग रहा है वो भी बच जाएगा अगली बार। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो फिर नुकसान कहाँ है, नुकसान यहाँ था, इसके साथ इश्यू क्या था, इश्यू ये था कि ये सब चीजें डोमेस्टिक कंट्रीज के लिए वैलिड थी। यानी जो EU की, जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं जितनी भी, उनके लिए ये सिर्फ वैलिड थी। तो जो सपोज करो कि ये यूरोपियन यूनियन है और ये बाहर की कोई कंट्री है ना, ए कंट्री है कोई, यहाँ पर इतने स्ट्रिंजेंट यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। सपोज करो कि इस कंट्री ए में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कार्बन एमिशन के, यहाँ पे आप आराम से अपना प्रोडक्शन करो, कितना भी कार्बन एमिट करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहाँ की सरकार कुछ नहीं बोलेगी, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वहां से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि वहां तो कोई लाइसेंस वाला सिस्टम नहीं है, कंपनी सस्ते में प्रोडक्शन कर रही है, अच्छा खासा कार्बन एमिट कर रही है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो कार्बन एमिशन के लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए प्रोडक्ट भी वहाँ के सस्ते होंगे। और वो अगर ये कंट्री ए एक्सपोर्ट कर रही है यूरोपियन यूनियन में, तो यहाँ की जो डोमेस्टिक कंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली महंगा होगा। तो जो ए कंट्री से जो आ रहा है प्रोडक्ट, लोग उसे लेने का क्या करेंगे, प्रेफरेंस करेंगे, बिकॉज दे वुड लाइक टू परचेज द प्रोडक्ट विच इज लेस कॉस्टली। तो उन्हें ए कंट्री का प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आएगा, ना कि उनकी डोमेस्टिक कंट्रीज का। तो ये जो पूरी मेथड थी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, फिर ऐसे तो ये नुकसान में कोई मतलब यूज ही नहीं हुआ, फिर इसका यूजलेस हो गई फिर तो है।
क्योंकि बाहर की कंट्री से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ क्या है, ये खूब एकदम आराम से अपना कार्बन एमिशंस भी कर रहे हैं, तो कार्बन एमिशन के कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो पॉलिसी निकाली थी उसके लिए तो फिर ये एकदम अपोजिट हो गया। तो उसी लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी बॉर्डर के आर पार जो चीजें आ रही है, बाहर से जो चीजें आ रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उस चीजों के लिए इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। तो इसमें इन्होंने क्या 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 जो चीजें हैं उनको इंक्लूड किया है, ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने इंक्लूड की है। ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या कर दी गई हैं, इसमें इंक्लूड की हैं। तो आप जब एग्जाम में भी लिख रहे हो तो आपको एग्जाम में इस तरह के फ्लो चार्ट से आपको दिखाना है, इससे आपका स्पेस भी सेव हो रहा है। एक ही लाइन में सारी चीजें आपने लिख दी है, और दिखने में विजुअल जो अपीयरेंस है ना, जो इन्विजिलेटर जब इसको चेक करता है बेसिकली, जो कॉपी चेक कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो क्या देखेगा कि हाँ, सारी चीजें सामने साफ सुथरी दिखाई दे रही है। सीमेंट है, आयरन एंड स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर्स है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है। ये सारी इंडस्ट्रीज क्या होती है, हाईली कार्बन एमिटिंग जीएचजी एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती हैं। ठीक है, इन चीजों का इन्होंने क्या किया है, कवर किया है कि जितनी भी इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रोडक्ट आएंगे यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन में इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आएंगे, उन्हें एक्स्ट्रा प्राइस पे करना होगा इंपोर्ट किए जाते समय। यानी जब यूरोपियन यूनियन इन्हें इंपोर्ट करेगा तो वो इनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा, उन कंपनीज को ये चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो चार्ज किस तरह से डिसाइड होगा, वो चार्ज इस तरह से डिसाइड होगा कि जो भी ईटीएस मैकेनिज्म जो हमने अभी पहले देखी थी, उस मैकेनिज्म में जो ये एवरेज, वीकली एवरेज, जैसे हमने ABCD कंपनीज का देखा था, तो वो जो कंपनीज हैं, जो वहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो कितना प्राइस पे कर रही हैं, उनका वीकली एवरेज लेके जो है प्राइस आ रहा है, वो इन इंपोर्टेड सामानों को भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी कि वो जो कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, जो यूरोपियन यूनियन में भेज रही हैं अपने प्रोडक्ट्स, उनको ये एक्स्ट्रा प्राइस भी अब पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर इन्होंने क्या चीज बताई है कि अगर किसी कंट्रीज में ऐसे ऑलरेडी रूल्स हैं जो कि कार्बन मैकेनिज्म के रिलेटेड, ऑलरेडी किसी कंट्री ने इस तरह के रूल बना रखे हैं, और वहां पे उस कंपनी ने अपने ही देश में अगर इस तरह का कोई ऑलरेडी प्राइस पे कर चुके हैं वो लोग, तो उन्हें फिर ये इस तरह की चीजें थोड़ा रिबेट मिल जाएगा। उन्हें इतना हाई प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा, उन्हें कम ही प्राइस पे करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है। अब इंडिया इसमें क्या कह रहा है, इंडिया को क्या इशू हो रहा है, इंडिया ने क्या जो है इशू रेज किया है। उन्होंने ये बोला है कि भाई, हम जो है, हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, है ना, आप एनवायरनमेंट के नाम पे एक प्रोटेक्शनिस्ट डिजाइन क्यों चला रहे हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे एक प्रोटेक्शनिस्ट डिजाइन क्यों चला रहे हो। अब ये प्रोटेक्शनिस्ट डिजाइन क्या होता है कि हमारे जो देश की जो बेसिकली फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे लोग, क्योंकि जो बाहर से आ रहा था वो सस्ता था। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, बाहर से आने वालों पे भी क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए। अब क्या हो गया, अब यहाँ के उनके जो खुद के प्रोडक्ट हैं वो रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे, तो वो भी लोग परचेज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो अपने ही देश की चीजों को प्रमोट करने के लिए एनवायरनमेंट की पॉलिसीज का नाम ले रहे हैं कि दे आर यूजिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट व्हाट, प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज। ऐसा इंडिया कह रहा है। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन में, तो इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां जा रहे हैं, उन पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और ये प्रोडक्ट वहां महंगे हो जाएंगे, और वहां महंगे हो जाएंगे तो लोग इनको खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। हालांकि अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें, तो स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है,
जो अफेक्ट होगा, जो पार्ट अफेक्ट होगा इस मैकेनिज्म के अंडर, वो सिर्फ 1.8% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ही अफेक्ट होगा। मतलब ज्यादा, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, लेकिन ये 1.8% अफेक्ट होगा। मेनली किस में? एल्यूमिनियम में, आयरन एंड स्टील में, है ना, उनमें जो एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है यूरोपियन यूनियन को, वो अफेक्ट होगा। तो अब इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि भाई WTO जो है वो क्या बोलता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी प्रोडक्ट को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। उसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट और दूसरा होता है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट क्या कहता है कि कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अकॉर्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू लाइक प्रोडक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। यानी लाइक प्रोडक्ट्स, यानी एक ही तरह का प्रोडक्ट है, अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि भाई हम इस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम सस्ता करेंगे, और वहां से जो अगर प्रोडक्ट आ रहा है दूसरी कंट्री से आ रहा है, कंट्री XYZ दूसरी जगह से आ रहा है, तो वहां से हम उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? सभी को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। जिस भी देश से वो प्रोडक्ट आ रहा है, सेम प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे सपोज करो कोई नेल कटर है, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, दूसरी कंट्री से आ रहा है, तीसरी कंट्री से आ रहा है, जहां जहां से आ रहा है, हम सभी कंट्री से जो इम्पोर्ट हो रहा है वो सेम तरह का प्रोडक्ट, उसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, है ना। एक पे ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, उस पे कम लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। फिर नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ये होता है कि जो बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है, विदेशी नेल कटर है सपोज करो, और उस देश का बना हुआ नेल कटर है, उन दोनों को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। यानी ये नहीं है कि आपने वहां के अपने नेल कटर पे तो क्या कर दिया, जीरो टैक्स कर दिया, और जो बाहर से आ रहा है नेल कटर उस पे आपने क्या कर दिया, 20% टैक्स लगा दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको वहां का बाहर का प्रोडक्ट और आपके खुद के देश में जो बन रहा है उसका प्रोडक्ट, उन दोनों को इक्वल ट्रीट करना होगा। सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। नेल कटर जो बाहर से आ रहा है, नेल कटर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ये कहता है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला हमने अभी देख लिया। ये दो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। तो इंडिया कह रहा है कि भाई आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? आप तो कहते थे कि भाई हम WTO का पार्ट है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमारा रूल है। लेकिन फिर EU के साइड से भी क्या है, एक एंगल है कि EU ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 20 है बेसिकली, ठीक है, किसका? GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड में क्या है, ये लिखा हुआ है कि भाई आप इस तरह के एक्सेप्शंस रख सकते हो अगर वो कोई क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए आप कर रहे हो। इस तरह के एक्सेप्शंस आप कर सकते हो। एक लिस्ट दी हुई एक्चुअली उसमें कि भाई इस लिस्ट में अगर आप कोई काम कर रहे हो, इस लिस्ट से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो, तो उस काम को आप क्या कर सकते हो, एग्जेम्प्ट कर सकते हो इस डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल से, है ना। ये सारे रूल्स रेगुलेशन उस पर नहीं लगेंगे। तो उसमें एक क्या चीज है, उस लिस्ट में एक नाम ये भी है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपको फिर ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज क्या बन गई, डिबेट का पॉइंट बन गई कि भाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का जो है, आप नाम लेके क्या कर रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, मेंस में पूछ लिए जाते हैं। और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो इस तरह का एग्जाम्पल, इस चीज को एग्जाम्पल के रूप में भी आप इस अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। एंड जो ग्रुप है हमारा, उस पे मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डाला है, तो जो भी व्यक्ति आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है मेंस के लिए, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज सकता है मुझे। जो राइटिंग में है ना, 2 पेज का आंसर है, 10 मार्कर वाला, वो आप मुझे भेज सकते हो, और आई विल रिवर्ट यू विथ चेकिंग दिस कॉपी, एंड उसमें मैं आपको मार्क्स भी दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।